अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उमर फ़ारूक है। नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी की तरफ कि इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। अब हम इलेक्ट्रोवैलेंसी को जो है ये ग्रुप वाइज स्टडी करेंगे। हमें पता है पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, तो हम इसको ग्रुप वाइज लेके चलेंगे। अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के आपको शायद नाम याद है, जैसे आपके पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है, अप टू सॉन चलते जाएं। इनके वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हमने देखा था, हमने ये बात की थी पिछले लेक्चर के अंदर कि अगर किसी एटम के अंदर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज करके स्टेबल होता है। तो ग्रुप 1 जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी का नाम देते हैं। यानी ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो हम कहते हैं ये जो ग्रुप 1 की इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है ये हमारे पास होती है 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं। अब वैलेंसी के आर्टिकल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं होती। पॉजिटिव नेगेटिव में वैलेंसी को नहीं लिखते, वैलेंसी एक नंबर है। तो सेम उसी तरह कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जैसे ये लूज कर रहा है, तो हम वैसे तो एटम के ऊपर लूज करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन हमने सिर्फ अगर वैलेंसी बतानी है तो वैलेंसी हम उस एटम इलेक्ट्रॉन का नंबर बताएंगे कि इतने इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ है। सेम इसी तरह अगर हम आते हैं ग्रुप 2 के अंदर, तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पे चंद एक लिख देता हूँ, जैसे बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। इनके वैलेंस शेल के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होंगे, क्योंकि 3 से कम है तो हम कहेंगे ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल हुआ है, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। हम बात करते हैं तो ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास जो है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। इनको हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते हैं, या इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स का भी नाम देते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी वैलेंसी जो है वो एक नहीं होती, इनकी वैलेंसीज वेरिएबल होती हैं। लेट्स सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे आयरन है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और आयरन की वैलेंसी 3 भी होती है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो वेरिएबल वैलेंसी कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग मुख्तलिफ वैलेंसी शो करते हैं, हम कहते हैं उस एलिमेंट्स की वैलेंसी जो है वो वेरिएबल है। तो ये ग्रुप 3 से 12 तक के एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है। उसके बाद अगर हम आते हैं ग्रुप 13 की तरफ, तो ये हमारे पास ग्रुप 13 में आपको पता है जैसे एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर भी जो है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल होते हैं, तो हम कहते हैं इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 3 है। और मैंने आपको पहले बताया कि वैलेंसी प्लस या माइनस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लिखा जाएगा। सेम उसी तरह हमारे पास जो है ये ग्रुप 14 आता है। अब ये जो ग्रुप 14 है ये हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाता ही नहीं है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करने को पसंद करता है, ना इलेक्ट्रॉन गेन करने को, तो ये शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इसकी वैलेंसी के बारे में इसकी कोई इलेक्ट्रोवैलेंसी नहीं है, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसके बाद हम आते हैं ग्रुप नंबर 15 के ऊपर। ग्रुप नंबर 15 के मुख्तलिफ एलिमेंट्स अगर देखते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, इस तरह के आगे एलिमेंट्स। अगर इनके वैलेंस शेल के अंदर हम देखें तो इनके वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। और हमने बात की थी कि अगर किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन या उससे ज्यादा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा। तो अगर इसके वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसको स्टेबल होने के लिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 5 के अंदर 3 ऐड करने पड़ेंगे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा। तो इसकी वैलेंसी भी जो है वो कितनी होगी? 3 होगी। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हमारे पास 3। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं ग्रुप नंबर 16 के ऊपर, तो ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स आपके पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस तरह के एलिमेंट्स हैं। इनके वैलेंस शेल के अंदर हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होगा। तो इनकी जो वैलेंसी है इलेक्ट्रोवैलेंसी वो हमारे पास होती है 2, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं। इसी तरह अगर हम आखिरी ग्रुप नंबर 17 की बात करते हैं, ग्रुप नंबर 17, तो इसके एलिमेंट्स आपको पता है जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरह आयोडीन। ये एलिमेंट्स अगर देखें तो इनके वैलेंस शेल के अंदर 7-7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल होते हैं। तो अगर इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात की जाए तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1। और उसके बाद लास्ट में अगर हम ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर 18 जो है इसकी वैलेंसी नहीं होती, क्योंकि हमें पता है कि ये नोबल गैस है और ये हमेशा वैसे ही स्टेबल होता है। इनकी वैलेंसी क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका ऑक्टेट वैसे ही कंप्लीट है।
तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ ग्रुप्स के हवाले से हमने आपसे बात कर दी कि जो एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। अच्छा जी, उसके बाद हमारा अगला आर्टिकल आता है जी, कंडीशन या एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व इन आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कौन कौन सी एनर्जी टर्म्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज कि हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड जो है ये दो चीज़ों के दरमियान बन रहा है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। और जब ये मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं तो इससे हमारे पास एक नया कंपाउंड बनता है जो कि मेटल प्लस नॉन मेटल इसके मिलने से बना हुआ है। अब हमें पता है कि मेटल जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब हमें पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल होती है उस एनर्जी को हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो यहाँ पे जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन लूज करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें एनर्जी खुद से देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, तो एनर्जी सिस्टम के अंदर एंटर हो रही है और इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब हमें खुद से एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हमारी कोशिश तो ये होगी कि हमारी कम से कम एनर्जी लगे, यानी इसका मतलब ये है कि हम उस वक्त आयनिक बॉन्ड को कंसीडर इस तरह अच्छा करेंगे कि जब आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होगी, यानी हमें कम से कम एनर्जी देनी पड़े इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए। क्योंकि हमें पता है कि कोई स्टेबल होने के लिए बॉन्डिंग कर रहा है, तो हमें पता है कि स्टेबल होने के लिए हमने दूसरी थ्योरी के अंदर देखा था कि उसने अपनी एनर्जी कम से कम करनी है। और अगर आयनाइजेशन एनर्जी की फॉर्म में देखें तो हम खुद एटम को एनर्जी देते जा रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे थे कि एटम की एनर्जी मिनिमम होगी तो वो स्टेबल होगा, दूसरी तरफ हम खुद एनर्जी दे रहे हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो कोशिश ये होगी कि कम से कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़े, जितनी कम से कम एनर्जी देंगे उतना ही ज्यादा स्टेबल हमारे पास जो है वो कंपाउंड बनेगा। दूसरी तरफ हमारे पास आते हैं नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स को मैं लेट सपोज एक्स से प्रेजेंट करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है जी। अब हमें पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के नतीजे में उसके अंदर से एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग किस चीज़ का नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम को स्टेबल होने के लिए अपनी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम करनी है। तो नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करे तो गेन करने के नतीजे में उसके अंदर से एनर्जी निकलती जा रही है, तो जितनी एनर्जी निकलेगी सिस्टम की एनर्जी उतनी कम होगी, और जितनी एनर्जी कम होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए। उसके बाद हमने कहा कि मेटल और नॉन मेटल जब आपस में मिलते हैं, हमें पता है कि ये मेटल था, ये गैसियस स्टेट में था, ये आयन भी गैसियस स्टेट में बना, ये नॉन मेटल था, ये गैसियस स्टेट में था, ये भी गैसियस स्टेट में बना। उसके बाद जब मेटल और नॉन मेटल मिलते हैं, इनके मिलने से जब ये एक कंपाउंड बनता है, हमें पता है कि ये गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट, और जो कंपाउंड बना है वो सॉलिड स्टेट। तो इन गैसियस स्टेट के बाद जब ये मजीद स्टेबिलिटी की तरफ आए सॉलिड स्टेट में, तो इसके नतीजे में भी यहाँ से कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है। और ये एनर्जी भी याद रखिएगा कि ये जो एनर्जी है, जो कि जब दो आयंस, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन या कैटायन और एनायन आपस में जुड़ते हैं आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए, तो उस जुड़ने के नतीजे में जो एनर्जी निकलती है, इस एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं लैटिस एनर्जी। इसको मजीद अगर मैं बात करूं तो हम ये कहते हैं कि 1 मोल आयनिक कंपाउंड बनने के लिए जब मेटल और नॉन मेटल या कैटायन और एनायन आपस में मिलते हैं और उनके मिलने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को हम लोग लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। और याद रखिएगा कि हम फिर वही बात कि जब मिलेंगे तो एनर्जी सिस्टम के अंदर से निकल रही है, तो ये जितनी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी, हमारा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा अच्छा और हमारा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब ये बात याद रख लेनी है आप लोगों ने कि लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा निकलेगी, जितनी ज़्यादा होगी, हमारा कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। क्यों? इस तरह लेट सपोज इसको इस तरह कंसीडर कर लें कि जितनी ज़्यादा एनर्जी बॉन्ड बनते वक्त जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी,
उतनी ही एनर्जी, जितनी एनर्जी निकली है उतनी एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करवाने के लिए। तो अगर ज़्यादा एनर्जी निकलेगी तो हमें बाद में बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर कम एनर्जी निकलेगी तो हमें कम एनर्जी इस्तेमाल करवानी पड़ेगी दोबारा बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वही है जिसके लिए ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़े। तो अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा भी वही जिसके अंदर से एनर्जी निकलेगी ज़्यादा। तो ये 3 कंडीशन, ये 3 टर्म्स याद रखनी है, ये एनर्जी की जो टर्म्स थी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम से कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और लैटिस एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, तो हमारा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा और हमारा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कंसीडर होगा। तो ये हमारे पास था एक एनर्जी की जो टर्मिनोलॉजीज आयनिक बॉन्ड के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो हमारे पास एक क्वेश्चन है हमारा कि विच वन इज मोर आयनिक, यानी हमारे पास अगर मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमें दे दिए जाए, आयनिक कंपाउंड्स हमें दिए जाएं, तो हमें ये पूछा जाए कि कौन सा ज़्यादा आयनिक है, किसके अंदर आयनिक करैक्टर ज़्यादा है, किसके अंदर आयनिक करैक्टर कम है। तो हमने कंपाउंड्स को देख के फैसला करना है। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिलने से बनते हैं, मेटल प्लस नॉन मेटल। अब यहाँ पे याद रखना है कि जो कंपाउंड जिसके अंदर जितना ज़्यादा मेटालिक करैक्टर होगा, यानी मेटालिक करैक्टर ये M और C में मेटालिक करैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे नॉन मेटालिक करैक्टर, तो ये नॉन मेटालिक करैक्टर भी जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ही ज़्यादा अच्छा और उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम देखते हैं, लेट सपोज कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह के कंपाउंड्स दिए गए हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेरे पास है NaF, उसके बाद मेरे पास है NaCl, फिर मेरे पास आता है NaBr, फिर मेरे पास आता है NaI। तो इन कंपाउंड्स के अंदर से मुझे फैसला करने के लिए दिया जाता है कि विच वन इज़ मोर आयनिक, कौन सा ज़्यादा आयनिक है। तो हमने देखना है कि जिसके अंदर मेटालिक करैक्टर भी ज़्यादा हो और नॉन मेटालिक करैक्टर, हमें पता है नॉन मेटल और नॉन मेटल के मिलने से ही बना है। अब इसके अंदर देखें तो मेटल तो सारों के अंदर सेम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है, सोडियम है। अब हमने जो फैसला करना है वो नॉन मेटालिक करैक्टर के हवाले से करना है। अगर हम देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नॉन मेटालिक करैक्टर का मतलब याद रख लें वही होता है कि जो एटम जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेगा, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर है। तो फ्लोरीन की बात करें तो इसका साइज़ छोटा होता है, इसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस के करीब होता है, तो ये ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है। उसकी निस्बत क्लोरीन एनर्जी कम रिलीज़ करेगा, ब्रोमीन उससे कम करेगा, आयोडीन उससे कम। तो जिस तरह हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये जो नॉन मेटालिक करैक्टर है ना, ये नॉन मेटालिक करैक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ कम होता है। अब मुझे बताएं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन सबसे ज़्यादा कम नॉन मेटालिक करैक्टर इसके अंदर है, उससे ज़्यादा इसके अंदर, उससे ज़्यादा इसके अंदर और उससे ज़्यादा इसके अंदर। इसका मतलब अगर हम इसको देखें तो सोडियम मेटालिक करैक्टर ज़्यादा है और फ्लोरीन के अंदर इन बाकियों की निस्बत सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक करैक्टर है, तो ये वाला बॉन्ड सबसे ज़्यादा आयनिक होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो NaCl यानी क्लोरीन को अगर ब्रोमीन और आयोडीन से कंपेयर किया जाए तो क्लोरीन का नॉन मेटालिक करैक्टर ज़्यादा इन दोनों की निस्बत, तो उसके बाद ये आता है, और ब्रोमीन का करैक्टर जो है वो आयोडीन से ज़्यादा होता है नॉन मेटालिक। तो इसलिए यानी ये एक आपके पास एक सीरीज़ बनती है कि ये ज़्यादा आयनिक है, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम। और उसके बाद हमें ये भी चीज़ पता है कि कंपाउंड कोई भी होता है आयनिक तो वो कंप्लीट आयनिक नहीं होता, उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर भी होता है। तो अगर ये ज़्यादा आयनिक है तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम होगा, और ये लेस आयनिक है तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। तो अगर इन्हीं में से कंपेयर करने का कहा जाए कि आप लोग बताएं कि किस कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है, तो वो सोडियम आयोडाइड NaI है। चलें उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या चीज़ रखी कि मेटल को सेम रखा और नॉन मेटल के हवाले से बात की। दूसरी तरफ एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं जिसके अंदर हम लोग लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड इस तरह कर लेते हैं। ये हमारे पास है। हम देखना चाहते हैं कि विच वन इज़ मोर आयनिक। अब हमें पता है कि नॉन मेटल तो इसके अंदर सारों के अंदर सेम है। अब हमने मेटल्स की बुनियाद के ऊपर फैसला करना है। अब यहाँ पे इसी तरह जिस तरह मैंने आपके सामने ये लिखा, मैं मेटल्स का ग्रुप लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम।
अच्छा, अब मेटेलिक करैक्टर का मतलब है कि जो एटम जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब एटम इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा? जब उसका वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होगा। तो हमें पता है ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए साइज ऑफ एटम बढ़ता है। अब साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर होगा इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज्यादा आसान है। इसका मतलब अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बात की जाए तो ये जो मेटेलिक करैक्टर है, ऊपर से नीचे की तरफ हम जब आते हैं तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। हम देख रहे थे कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ नॉन मेटेलिक करैक्टर कम होता है, और ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। तो अगर बात की जाए, लिथियम सबसे ऊपर आता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम। तो रुबीडियम के अंदर सबसे ज्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा। तो ये हमारे पास बॉन्ड ज्यादा आयनिक है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, और उसके बाद ये। और सेम उसी तरह अगर हम बात करते हैं कि कोवेलेंट करैक्टर किसके अंदर ज्यादा है, तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। तो ये हमारे पास जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि विच वन इज मोर आयनिक। कि अगर हमें कंपाउंड्स दे के कहा जाए कि आप फैसला करें, आप उसके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर को देख के फैसला कर सकते हैं कि जहां पे मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करैक्टर दोनों हाई होंगे वो कंपाउंड हमारे पास जो है वो मोर आयनिक होंगे, जिनके अंदर कम होंगे वो लेस आयनिक होंगे।